तो नेक्स्ट जो हमारी स्पेसिफिकेशंस और बेसिक रूल रहेंगे, ठीक है जी, जो हमारे IAS 452,000 के अकॉर्डिंग जो हमारा IAS कोड है, इसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक रूल्स देखे थे जो हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए डिज़ाइन करने के लिए इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे इफेक्टिव स्पैन है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के केस में, जो अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ बीम रहते हैं उनके लिए क्या रहती है, और कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे होती है हमारी, ठीक है जी, क्या वैल्यूज रहती हैं कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम के, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी क्या है वो देखते हैं। हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं, जो हमारी लैटरल स्टेबिलिटी है, स्लेंडरनेस लिमिट्स फॉर बीम्स टू इंश्योर लैटरल स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्पेसिफिकेशन जो रहेगी वो क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट्स फॉर रेशियो slenderness limits for beams, slenderness limits for beams to ensure lateral stability, ठीक है जी। तो लेटरल स्टेबिलिटी जो हमारी स्लेंडरनेस लिमिट रहती है, स्लेंडरनेस रेशियो रहती है, तो लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो कितनी रहती है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द IAS 456-2000। तो ये बात करते हैं हमारी जो स्लेंडरनेस रहती है सिंपल सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम की क्या रहेगी वो बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, ए सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम शैल बी a simply supported or continuous beam shall be so proportion that the clear distance between the lateral restraints मतलब हमारी जो सपोर्ट रहती है, lateral restraints does not exceed 60B or 250B square by D, 250B square by D, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, विच एवर इज लेस, तो ये हमारी क्या है स्लेंडरनेस लिमिट्स रहती हैं लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बीम के केस में, ठीक है जी, 60B और 250B स्क्वायर बाय D, ठीक है जी। ये बात हमने ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या है, D क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, B क्या है विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फेस मिडवे बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट्स, लेटरल रिस्ट्रेंट शैल नॉट एक्सीड, जो लेटरल रिस्ट्रेंट रहेंगी वो कितनी है हमारी 20 फीट। जो लेटरल रिस्ट्रेंट की बात करें, द लेटरल restraints shall not exceed 25B or 250
100b² by d, 100b² by d, whichever is less, whichever is less। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, जो हमारी स्लेंडरनेस लिमिट्स रहती है, जाकि हमारी जो बीम है उसकी लैटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, तो जो हमारी रहेगी सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम क्या है, यहाँ पे सो प्रोपोर्शन है। तो द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लैटरल रिस्ट्रेंट्स, जो हमारा क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द जो लैटरल रिस्ट्रेंट्स रहती हैं हमारी, मतलब जो हमारे सपोर्ट है उनके क्लियर डिस्टेंस है, वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 60 इंटू बी। यहाँ पे बी क्या है, विड्थ, जो ब्रेड्थ होती है हमारी बीम की, ब्रेड्थ ऑफ द बीम 60 इंटू बी, ब्रेड्थ ऑफ द बीम, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम की ब्रेड्थ हो या कॉन्टिन्यूअस या हमारी कैंटिलीवर की हो, तो उसके बाद 60 इंटू बी की बात होगा 250 और b²/d, बी क्या है ब्रेड्थ ऑफ द बीम और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो ये हमारी इनमें से जो वैल्यू आती है, जो कम वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, स्लेंडरनेस लिमिट होगी, ठीक है जी। और हम अगर लैटरल रिस्ट्रेंट की बात करें तो लैटरल रिस्ट्रेंट डज नॉट एक्सीड 25b, यानी कि 25 इंटू ब्रेड्थ ऑफ द बीम और 100 इंटू ब्रेड्थ ऑफ द बीम होल स्क्वायर बाय डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम विच एवर इज लेस। तो इसमें से जो कम वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, लैटरल रिस्ट्रेंट की वैल्यू जो है वो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या स्लेंडरनेस लिमिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड 456/2000। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें बीम डायमेंशंस की, तो अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशन कितना देना, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीम हमने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है, तो उसकी डायमेंशन भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर हमारे पास बीम की डायमेंशन होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है जी। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिक रूल रहेगा डिजाइन करने के लिए बीम को, बेसिक रूल्स हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस ऑफ द बीम। तो ये वैल्यूज जो है ये हमने ध्यान रखनी है, कोई भी अगर हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रूल है डायमेंशन के लिए, अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशंस। फोर्थ हमारे पास है अप्रोक्सीमेट dimensions of beam, the beam dimension, approximate beam dimensions, okay, to have rough idea about the self weight of the beam, the dimension of the beam are required. The width of the beam is generally kept 1/2 to 2/3 of its total डेप्थ। तो कोई भी अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेट अगर बीम डायमेंशन हमें पता करनी है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसकी एक रफ आइडिया होना चाहिए अबाउट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है जी। जो उसका डेड वेट है, सेल्फ वेट है, उसके हमें अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। अगर हम सेल्फ वेट की बात करें बीम के, जो हमारे डायमेंशंस को आइडिया अगर लगाना है, हमने एक अप्रोक्सीमेट डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, एक रफ आइडिया होना चाहिए सेल्फ वेट ऑफ द बीम का, ओके। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशन के लिए, टू हैव रफ आइडिया, to have rough idea about the self weight of the beam, self weight of the beam, the dimension of the beams are required. The dimensions of the beam required
ये बात हमने ध्यान रखी, रफ आइडिया अगर हो हमारे पास सेल्फ वेट बीम के सेल्फ वेट का, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक जो बीम की डायमेंशन है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो विड्थ रहेगी बीम की उसकी बात करते हैं। द विड्थ ऑफ द बीम जनरली केप्ट, द विड्थ ऑफ द बीम generally kept half 1/2 to 2/3 of 1/2 to 1/2 to 2/3 of its total depth of its total depth। तो ये इसकी विड्थ ऑफ द बीम हम अब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जितनी डेप्थ रहेगी टोटल डेप्थ उसका 1/2 टू 2/3 ऑफ करें तो हमारे पास क्या आएगी, उसकी विड्थ को अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है जी, यानी कि b इक्वल टू 1/2 टू 2/3 ऑफ कैपिटल D। ठीक है जी, कैपिटल D को हम कैसे शो करते हैं, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम की बात करें, इफेक्टिव डेप्थ 1/10 of the span, where effective depth तो effective depth क्या रहेगी, where effective depth of the beam, स्मॉल d से हम इसको नोट करते हैं इफेक्टिव डेप्थ को, ये बात हमने ध्यान रखनी है, इक्वल टू 1/10 ऑफ स्पैन। तो 1/10 ऑफ स्पैन जो रहेगी हमारी क्या रहेगी, इफेक्टिव डेप्थ रहेगी, यानी कि स्मॉल d इक्वल टू 1/10 ऑफ स्पैन। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने जब हम अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ओके, जो टोटल डेप्थ रहेगी वो क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, क्या रहेगा, जो कवर है, सॉरी इफेक्टिव जो टोटल डेप्थ है, यानी कि कैपिटल D कैसे निकालें हमने, क्योंकि कैपिटल D की बात की है जहां पे जो विड्थ रहेगी बीम की वो क्या रहती है 1/2 टू 2/3 ऑफ इट्स टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो कैपिटल D जो है वो किसके इक्वल रहती है, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो कैपिटल D इक्वल टू होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, इफेक्टिव कवर। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल D। ओके, और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्टिव कवर कितना लेना है बीम के केस में, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो इफेक्टिव कवर है वो हम जब हम बीम के केस में इफेक्टिव कवर कितना लेते हैं, स्लैब के कवर में अलग लेते हैं, अगर कॉलम की बात करें तो हमारा इफेक्टिव कवर अलग रहता है, ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, इफेक्टिव कवर इक्वल टू 40 mm to 50 mm, 40 mm to 50 mm in beams, ठीक है जी। तो ये बातें हम जो हैं ये ध्यान रखनी है हमने। ठीक है जी, जब हम अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशंस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। द विड्थ ऑफ द बीम शैल बी सफिशिएंट टू अकोमोडेट द रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट। तो ये बात भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशन की बात है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रफ आइडिया अगर हमें सेल्फ वेट बीम के सेल्फ वेट का पता है तो हमारा जो डायमेंशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी। ठीक है जी, और अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द बीम की, तो विड्थ ऑफ द बीम जो है वो होती है 1/2 टू 2/3 ऑफ इट्स टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ अगर हम बात करें तो वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस में इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर जो बीम के लिए रहता है वो रहता है 40 to 50 mm।
तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। और इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो वो रहती है 1/10 ऑफ द स्पैन, जितना भी बीम का रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट बीम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं इन स्पेसिफिकेशन, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे क्या रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो रिइंफोर्समेंट जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्या रूल है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की, तो रिइंफोर्समेंट ओनली, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको एक बताया सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या है। जब हम ओनली टेंशन जोन में ही रिइंफोर्समेंट यानी कि स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसको सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं। ठीक है जी, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम जो है उनकी जो रिइंफोर्समेंट की जाती है वो कैसे होगी, क्या रूल रहेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन होगी एज पर द IS कोड 456/2000। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिइंफोर्समेंट इन बीम्स। रिइंफोर्समेंट इन बीम्स। ओके, अब रिइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। टेंशन रिइंफोर्समेंट है, तो टेंशन रिइंफोर्समेंट हमारे पास क्या रहेगी, these are the types: maximum reinforcement, compression exposed side face reinforcement, minimum shear reinforcement। तो अलग अलग reinforcement को हमने, जो reinforcement है बीम में हम प्रोवाइड करते हैं, तो अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग। अगर हम समझे reinforcement, अगर डबली की भी बात करें तो डबली में भी हम डबल reinforcement, कंप्रेशन में भी reinforcement करेंगे तो सारे देख लेते हैं हम क्या होती हैं। ठीक है, तो टेंशन reinforcement की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम क्या करते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड में ओनली टेंशन रिइंफोर्समेंट होती है, टेंशन रिइंफोर्समेंट। ओके, तो टेंशन रिइंफोर्समेंट में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम टेंशन रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम रिइंफोर्समेंट रहेगी। टेंशन रिइंफोर्समेंट में क्या रहेगी, मैक्सिमम और मिनिमम रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की। इसको हम रिइंफोर्समेंट को डिनोट कर सकते हैं ऐसे R/F, तो ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है जी, तो रिइंफोर्समेंट को R/F से हम डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्या होता है ये बात समझिए। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ tension reinforcement, maximum area of tension reinforcement shall not be less than specified relation, ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मिनिमम एरिया रिइंफोर्समेंट है, एरिया इतना नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, AST डिवाइड B into D is equal to 0.85 by FY। तो ये रिलेशन आपने नहीं भूलना। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ स्टील अगर हम निकाल लें, हमारे पास रिइंफोर्समेंट की बात होती है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, यानी कि AST इक्वल टू क्या होगा, AST क्या रहेगा, अगर हम इसको आगे कन्वर्ट करें तो AST इक्वल टू क्या रहेगा, 0.85 इंटू B इंटू D डिवाइड FY। तो ये रिलेशन है हमारा AST निकालेगा। तो एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन टेंशन रिइंफोर्समेंट इन mm², तो mm के में हमारा AST रहेगा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन इन mm², तो ये किसमें है, mm² में है। ठीक है जी, और B इंटू D क्या है, विड्थ ऑफ द
बीम इन mm और d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इन mm, और fy क्या रहता है, fy क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहती है हमारी fy। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट स्टील। ओके, तो ये रिलेशन हमने याद रखना है। तो मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, तो इससे जो वैल्यू है वो नहीं कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इस रिलेशन से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, मिनिमम। ठीक है जी, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, तो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन स्पेसिफाइड रिलेशन। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो मिनिमम रिलेशन जो हमारा रहेगा, मिनिमम रिइंफोर्समेंट रहेगा, ये इतना रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की। तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना रहता है, 0.454% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट कितनी रहेगी, ये बात कर लेते हैं हम मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की। ये था हमारा मिनिमम रिलेशन, ये हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए रिलेशन जो है ये हम ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट। तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्या है, द मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी the maximum area of tension reinforcement, the maximum area of tension reinforcement shall not exceed 0.04 of B into D, कैपिटल D की बात हो रही है, यानी कि 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, तो इससे हमारी जो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट कम नहीं होनी चाहिए, 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। डी क्या है यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, और बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, ये ध्यान रखना है हमने। बी क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बीम, और डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, तो ये स्पेसिफिकेशंस हमने ध्यान रखनी है। रिइंफोर्समेंट जब हम कर रहे हैं, टेंशन रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होती है, एएसटी, और जो हमारा रूल रहता है एएसटी इनटू बीडी इज इक्वल टू 0.87 बाय एफवाई के रिलेशन को याद रखना है मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए, और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्या है, 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा कंप्रेशन जोन में जो हमारी रिइंफोर्समेंट होती है, अगर हम बात करें कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट की, ठीक है जी, तो उसमें भी मिनिमम रिइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन से रिलेशन है वो भी हमें पता होने चाहिए जब हम, क्योंकि उसमें मिनिमम साइड रिइंफोर्समेंट करते हैं। अगर हम सिंगली रिइंफोर्स बीम की बात करें तो कंप्रेशन जोन में भी हमारी जो रिइंफोर्समेंट होती है वो क्या होती है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट होती है, और मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट होती है। वो देख लेते हैं क्या रहती है कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। तो सेकंड हमारा क्या है, रिइंफोर्समेंट का केस, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। ओके, तो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में हम बात करते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट की। तो सबसे पहले हम करते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट, क्योंकि हम कंप्रेशन
कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं सिंगली रिइंफोर्स बीम में, जब साइड रिइंफोर्समेंट करेंगे जहाँ हम क्या करते हैं शियर रिइंफोर्समेंट करते हैं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है जी। तो स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमारा क्या है साइड फेस रिइंफोर्समेंट। ओके, तो क्या रहेगी साइड फेस? The maximum area of the compression reinforcement shall not exceed 0.4। और compression reinforcement की बात करें तो हमारा जो compression reinforcement भी हमारा क्या है strips for effective lateral resistance। तो lateral resistance प्रोवाइड करने के लिए हमें in form of strips ही हमें प्रोवाइड करना होता है compression में। तो side face reinforcement की बात करते हैं कब हम करते हैं? The total area of such reinforcement, the total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of web area, ये बात ध्यान रखनी, वेब एरिया का 0.1% जो टोटल एरिया रहेगा इस तरह की रिइंफोर्समेंट जो साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो जो स्पेसिंग है इसमें 300 mm इक्वली और shall be distribute equally on two faces at spacing not exceeding 3 mm और web thickness whichever is less। तो वेब थिकनेस और जो 300 mm से अगर हमारी जो स्पेसिंग है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी साइड रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करते हैं। और हम बात करते हैं मिनिमम रिइंफोर्समेंट की। जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है? मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन केस ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। तो ये बात ध्यान रखना, ASV एक रिलेशन है B into SV। ये मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट 0.4 greater than equal to 0.4 0.87 FY, ठीक है जी। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन साइड में, तो ये बात हमने रिलेशन जो है देख के चलना है। तो ASV क्या है? यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल जो हमारा एरिया रहता है स्ट्रिप्स का, तो स्ट्रिप्स ASV क्या है? स्ट्रिप्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगा उसको हम ASV से डिनोट करेंगे, ठीक है जी, इन द शियर। और B क्या है? यहाँ पे विड्थ ऑफ द बीम है, B हम डिनोट करते हैं विड्थ ऑफ द बीम। और SV यहाँ पे क्या है? जो स्ट्रिप्स की हमारी क्या है स्पेसिंग्स हैं। और FV क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिप्स रिइंफोर्समेंट। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे स्पेसिफिकेशंस और बेसिक रूल्स हैं